राज और राज में अंतर क्या है और इनमें क्या गहरा संबंध है? ये बताएं कि बजट और राजकोषीय नीति में क्या संबंध होता है? पान खाने से क्या फ़ायदा है? राजकोषीय नीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? गुलिन-बार सिंड्रोम के बारे में सुना है? इंडिया में बहुत केसेस आ रहे हैं। May I come in, sir? Yes, please Thank you, come. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए रवि, बैठिए। Thank you, sir. बैठिए। You are Mr. Ravi Raj, right? Sir. Are you comfortable? Yes, sir. I'm quite comfortable. Okay. So Ravi, what was your medium for the main examination? Sir, it was Hindi. Hindi. And what about the interview? Sir, it's also Hindi. It's also Hindi. Good. Thank you, sir. So Ravi, what am I able to see from your DAF? You have some visual issues. Yes, sir. What is the percentage of the problem? Sir, it's almost 90%. So you are able to see very little things. I mean, Yes, sir. it's very hazy. Yes, sir. My central vision is almost zero, Okay. whereas my peripheral vision is a bit better. Okay. In both eyes? Yes, sir. Okay. So Ravi, before we start, your interview medium is Hindi, right? Sir. हाँ, तो रवि इससे पहले कि हम शुरू करें, हम चाह रहे हैं कि आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम रवि राज है। मैंने अपनी स्कूलिंग दयाल पब्लिक स्कूल नवादा से 2015 में पूरी की है। ठीक है। जबकि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में सीताराम साहू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर के साथ पूरा किया है। ठीक है। सर, एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है, जबकि शेर सुनना मेरी हॉबी है और 69th बीपीएससी में मेरा चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। ठीक है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें आपके पूरे परिचय में लगी, एक तो ये कि आपने PSIR से पॉलिटिकल साइंस यानी कि ऑनर्स किया, सर। फिर अपने ऑप्शनल हिस्ट्री रखा लेकिन, सर। और आपका सिलेक्शन हुआ है BPSC में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे। यस सर। ठीक है। और शेर सुनना आपकी रुचि है। सर। तो रवि ये बताएं कि आप शेर सुनते हैं, और शेर सुनते हैं तो उर्दू में ही सुनते होंगे। सर। उर्दू में ज और ज में बड़ा गहरा अंतर माना जाता है। यस सर। आपके नाम में लिखा है रवि राज। यस सर। RAAZ। यस। आपका दरअसल नाम रवि राज है या रवि राज है? सर, रवि राज है। ज। यस। राज का मतलब क्या होता है और राज से उसमें क्या अंतर होता है? सर, राज वो रहस्य से संबंध रखता है। दरअसल सर, पहले ये राज था, पर कुछ टाइपोलॉजिकल एरर के कारण जब मैं स्कूल डेज में था तो वहाँ राज हो गया था। अच्छा, यानी आप मान रहे हैं कि दरअसल ये राज है, गलती से राज हो गया आगे। यस सर। राज और राज में अंतर क्या है और इनमें क्या गहरा संबंध है? सर, राज चूँकि रहस्य से संबंधित है, जबकि राज सामान्य तौर पे शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। लेकिन सर, मैं व्यक्तित्व के स्तर पे अगर देखूं तो मैं राज खुद को न मान करके राज के रूप में ज़्यादा देख पाता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न अब थोड़ा बदल गया है। राज और राज में बहुत गहरा संबंध होता है। क्या संबंध है? सॉरी सर। सोच के बताइए। आप शासक बनने वाले हैं, प्रशासक बनने वाले हैं। प्रशासन की दुनिया में मैं और स्पष्ट करता हूँ, कौटिल्य को पढ़ा हुआ आपने? सर। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया शासन के लिए। क्या उसमें कुछ ऐसा कहा कि राजा को राज रखने में और कुछ लोग हमराज उसके हों, ये बहुत ज़रूरी है? क्या कहा? सर, गोपनीयता के स्तर पे जो राज का संबंध वो राज से हो सकता है। जैसा कि सर, अभी हमारे देश में जो संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी या मंत्रीगण होते हैं, उन्हें भी गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो सर, इस स्तर पे मैं मानता हूँ कि राज और राज का एक संबंध है। बहुत बढ़िया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है? और कुछ लोग कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। सर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित एक विधि है, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों को गोपनीय रखने की बात की जाती है, और जो भी जानकारियां मांगी जाती है उसे इस आधार पे राष्ट्रीय सुरक्षा या सब एकता के नाम पे गोपनीय रख कर दिया जाता है। जबकि सर, RTI दरअसल पारदर्शिता को बढ़ाने वाला एक अधिकार है, जो सर 2005 के एक्ट के द्वारा जनता को प्रदत्त किया गया था। सर, चूँकि एक तरफ RTI पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहीं ना कहीं इन सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक प्रकार का रोक लगाता है।
तो सर इसी आधार पे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि आरटीआई एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुत बढ़िया सर। रवि, सर आप राजस्व विभाग में चयनित हैं, ये बताएं कि बिहार के राजस्व मंत्री कौन है अभी? सर श्री दिलीप कुमार जायसवाल। पक्का? सर अच्छा, तो राजस्व मंत्रालय के अलावा उनके पास और कौन कौन सा विभाग है? सर भूमि सुधार विभाग भी उनके पास है। भूमि सुधार की दिशा में बिहार में अभी क्या कार्य चल रहा है? सर इस दिशा में बिहार सरकार के द्वारा 2 अहम कदम उठाए गए हैं। एक तो सर अभी लैंड सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है या रिकॉर्ड हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। दूसरा सर डिजिटल सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो भी फिजिकल फॉर्मेट में लैंड रिकॉर्ड्स है उनको सर डिजिटाइज किया जा रहा है। एट द सेम टाइम सर बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खतियान को लोगों के घर पे सेंड किया जाता है बाय पोस्ट। तो सर ये 3 अहम कदम उठाए गए हैं। अच्छा, तो ये जो सर्वे होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं? सर वैसे तो ये बहुत तरह का होता है, पर अभी बिहार में ये 3 स्तर पे चल रहा है। CS क्या होता है? सॉरी सर, CS एक सर्वे का नाम है CS, कैडेस्ट्रल सर्वे, वो क्या होता है? सर इस पे खतियान के डिटेल्स से जुड़े चीज़ों को का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें भूमि का आकार, भूमि का उसके स्वामित्व, उसके बाद उसके उपयोग का स्तर आदि के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। ठीक है। अभी भारत सरकार का बजट आने वाला है 1 तारीख को। ये बताइए कि बजट और राजकोषीय नीति में क्या संबंध होता है? सर कहीं ना कहीं राजकोषीय नीति के संबंध में सरकार के जो विचार है वही बजट में अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है वो दरअसल करारोपण और सरकारी व्यय से संबंधित होती है। बजट में भी सर इसी चीज़ों की अपेक्षा होती है, और वो भी सर सरकार के आय और व्यय से ही संबंधित होता है, और आय का एक बड़ा हिस्सा कर से आता है। तो सर इस रूप में राजकोषीय नीति और बजट में गहरा संबंध है। राजकोषीय नीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सर अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो चूँकि इसका संबंध राजा के आय या शासन के आय से संबंधित या राजकोष से है, इस कारण से सर इसमें चूँकि राजकोष के बारे में वर्णन होता है, उनके आय और व्यय का जिक्र होता है, तो सर इस आधार पे इसे राजकोष के रूप में इंगित किया। संविधान में क्या इसकी व्यवस्था है कुछ? सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में 112 में ये अपेक्षा की गई है कि वार्षिक वित्त विवरण पेश करवाया जाएगा हर वर्ष संसद के पटल पे। उसके बाद सर राजकोष के संबंध में 3 फंड्स की बात की गई है। भारत की संचित निधि जो कि अनुच्छेद 266 में जिसका जिक्र मिलता है, फिर अनुच्छेद 266 में भारत के लोक लेखाओं का भी जिक्र मिलता है, और फिर अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का जिक्र। लोक लेखाओं बहुवचन बता रहे हैं आप, कितने लोक लेखा होते हैं? सॉरी सर, इसमें सर राज्यों के लोक लेखा का भी जिक्र किया गया है। ये बताइए कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के क्या उद्देश्य थे और क्या ये सारे उद्देश्य हासिल हो गए? सर FRBM एक्ट के तहत राजस्व घाटे को समाप्त करके राजस्व आधिक्य स्थापित करने की बात की गई थी 2007-8 के वित्त वर्ष के अंत तक, जिसे बाद में 2008-9 तक बढ़ाया गया। लेकिन सर अभी तक ये हासिल नहीं किया जा सका है, और भारत अभी भी बजट राजकोषीय नीति के राजस्व घाटे के साथ साथ राजस्व घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे का भी समस्या से ग्रस्त है। तो ये मानना चाहिए कि संसदीय आकांक्षा के अनुसार आचरण कार्यपालिका नहीं कर पा रही है? सर ऐसा नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से। दरअसल सर राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कार्यपालिका भी बहुत ज़्यादा तत्पर है, और इस क्रम में सर विगत कुछ वर्षों में विशेष करके कोविड के बाद से जो परिस्थितियां बनी उसके बावजूद भारत सरकार कहीं ना कहीं इसे क्रमशः कम करने की कोशिश कर रही है। पर सर राजकोषीय घाटे को कम करना या राजस्व घाटे को कम करना बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें सर बाह्य बलों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इस आधार पे सर और इस कारण से अभी तक कार्यपालिका इससे पूरी तरह से सफल नहीं। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है रविराज, ये बताएं कि भारत की प्रथम महिला उप वित्त मंत्री कौन थी? सॉरी सर, कोई बात, ठीक है। रवि सर, आपके पिताजी किसान हैं सर, आपका विषय भी इतिहास है सर। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में किसानों की क्या भूमिका रही है? कौन कौन से किसान आंदोलन इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं? सर भारत के राष्ट्रवाद के पूरे जर्नी में विकास के क्रम में किसानों की एक अहम भूमिका रही है।
ये सर हमें सन्यासी विद्रोह के बाद से ही देखने को मिलता है। उसके बाद सर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मालाबार के क्षेत्र में कृषक विद्रोह देखने को मिलते हैं 19वीं सदी। फिर सर उत्तर में अगर देखें तो फराजी विद्रोह या फिर कोका विद्रोह, ये भी सर कहीं ना कहीं किसान विद्रोह से जुड़े हुए थे। उस समय किसानों की क्या चिंताएं थी, सामान्य चिंताएं? सर किसानों पर एक तो भू राजस्व का अत्यधिक अधिभार था। दूसरी समस्या ये थी कि कृषि कार्यों पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था औपनिवेशिक शासन की कुछ नीतियों के कारण। फिर सर कृषकों को उनके आय का पर्याप्त, उनके उत्पाद का पर्याप्त आय नहीं मिल पा रहा था। तो ये सर उनकी मूलभूत चिंताएं थी। भारत सरकार की कुछ योजनाएं बताइए जो किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए। सर किसानों के क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार एक MSP की घोषणा नियमित रूप से करती है, जिसके तहत सर किसानों को उनके उत्पाद पे एक सुनिश्चित दाम देने की बात की जाती है। दूसरा सर भारत सरकार के द्वारा उनके उत्पादों के निर्यात को लेकर के कृषि निर्यात हब विकसित किए गए हैं और उनके निर्यात को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर सर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के भी सरकार के द्वारा मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम से शुरू किए गए हैं, जिसपे भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से, ब्रांड नेम से भारतीय जैविक उत्पादों की बिक्री की जाती है। फिर सर जो कृषि विस्तार सेवाएं हैं उस दिशा में बहुत सारे कोशिशें की जा रही है। बहुत अच्छा। अब नवादा से हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कुछ आता है नवादा? सर नवादा का जो मगही पान है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत है। और पान खाने से क्या फ़ायदा है? सर एक तो ये माउथ फ्रेशनर का काम करता है, दूसरी सर जो पान है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। भारत की जो आधारभूत विदेश नीति है वो क्या है, उसकी मान्यताएं क्या क्या है? बेसिक टीनेट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या क्या है? सर भारत की विदेश नीति की जो बेसिक धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं जियो और जीने दो के सिद्धांत से संबंधित है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है। सर इसमें भारत सरकार की जो पंचशील की नीति है या गुजराल डॉक्टरीन है, या जिस तरह से हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की नीति को अपनाते हैं, सर ये उसमें अहम है। गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या करते थे हम लोग? सर गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत कुछ अपेक्षाएं की गई है, जिसपे सर पहली अपेक्षा ये है कि भारत अपने पड़ोसियों को बिना किसी अपेक्षा का हर संभव सहयोग करेगा। दूसरी बात ये कही है कि भारत और उसके सभी पड़ोसी एक दूसरे के हितों का संरक्षण करेंगे और अपने भूमि का उपयोग एक दूसरे के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं देंगे। फिर सर उसमें पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के तहत सारे समस्याओं के समाधान की बात की गई है। कौन सा आर्टिकल है DPSP का जो इससे संबंधित है? सर अनुच्छेद 51। DPSP में हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं जो स्वास्थ्य के लिए निर्देश देते हों सरकार को? सर अगर इट्स सर 47 जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं लोक स्वास्थ्य की बात करता है। सर उसी तरह से अनुच्छेद 42 में भी प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। किसकी सहायता का? प्रसूति जो प्रेग्नेंट्स हैं महिलाओं का। सर अनुच्छेद 41 में भी इस विषय पर ध्यान दिया गया है, जिसमें कुछ विशेष दशाओं यथा बीमारी की दशा या निःशक्तता की दशा में लोक सहायता का उपबंध करने की बात की गई है। बुजुर्गों के लिए? सर बुजुर्गों, बेरोजगारों, बीमारी। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया था 2022 में, जिसमें यह है कि भारत का हर पांचवा भारतीय मतलब 2050 में 65 साल का होगा। तो बुजुर्गों के हित के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर सबसे पहले उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर एक रिपोर्ट आया था नीति आयोग का, उससे ये पता चलता है कि भारत में ऑलमोस्ट 78% जो बुजुर्ग हैं उनके पास पेंशन की सुविधा नहीं है। फिर सर उसी में रिपोर्ट में ये बताया गया था कि बहुत ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं उन्हें मानसिक अकेलापन या मानसिक अवसाद की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सर ऐसे में सोशल वेलफेयर के लिए या उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। इसमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके पेंशन की सुविधा को सुनिश्चित करना और यहाँ तक कि सर जो उनके अनुभव है उस अनुभव का लाभ लेते हुए उन्हें आजीविका का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करना एक बेहतर कदम हो सकता है। सर ठीक। रवि मैम, और आप बिहार से आते हैं रवि, वहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यस मैम। आप बता सकते हैं कि क्या क्या इनकी खासियत है गैंजेटिक डॉल्फिन की, क्या नाम है और इसके अलावा?
मैम बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट एक चीज़ जो मुझे उनके बारे में पता है कि वो इको लोकेशन के आधार पे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। इस स्थिति में वो इको लोकेशन का सहारा लिया करते हैं। फिर मैम वो मछली ना होकर के एक मैमल है, तो उन्हें मैमल की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है। गैंजेटिक डॉल्फिन्स के अलावा भी कोई डॉल्फिन भारत में मिलती है? यस मैम। कौन सी? सॉरी मैम, मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि अभी हाल ही में ISFR रिपोर्ट आई है भारत की, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यस। तो इसमें वन और जंगल और ट्री कवर तीनों में फ़र्क बता सकते हैं आप? सॉरी मैम। वन, जंगल और ट्री कवर। सॉरी मैम, नहीं। अभी एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। ठीक है, कुछ रिपोर्ट के हाईलाइट बता सकते हैं? मैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वनावरण क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है और ये लगभग 25.17% हो चुका है। लेकिन इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र की क्षेत्रफल में कमी आई है। तो ये दो इसके की हाइलाइट्स हैं मैम। तो ये जो हमारे इजाफा हुआ है वन में 25.17 जो आप बता रहे हैं, ये अच्छी खबर है या इसके साथ कुछ चिंताएं भी हैं? मैम वैसे तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ चिंता ये है कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है और यहाँ तक कि जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, वहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा कमी भी देखने को मिली है। तो मैम चिंता का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत की जो डेफिनेशन है वन को लेके, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मैम पिछले वर्ष इस संबंध में 2023 में इस संबंध में एक कानून पारित किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि वन क्षेत्र वो होंगे जो सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे एक अपना नया वर्डिक्ट दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि वन क्षेत्र के तहत वो क्षेत्र तो शामिल होंगे ही जो सरकार द्वारा अधिसूचित होते हैं। साथ ही 1996 में जो माननीय न्यायालय का निर्देश था कि डिक्शनरी के अनुसार जो वन की परिभाषा होगी और उस परिभाषा से जुड़े जो क्षेत्र होंगे वो भी वन की परिभाषा में शामिल माने जाएंगे। ISFR रिपोर्ट से कुछ ताल्लुक है वन की परिभाषा का? मैम व्यवहारिक स्तर पे मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो वन क्षेत्र है और ISFR रिपोर्ट में जिस तरह से वन को अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके बताया जाता है, तो मैम एक संबंध हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1996 में जिसमें डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी बनाई गई थी, वो अभी भी मान्य है या उसे अब हटा दिया गया है? सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। गुलिन बार सिंड्रोम के बारे में सुना है? इंडिया में बहुत केसेस आ रहे हैं। सॉरी मैम, नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। एक सवाल मेरा था कि जैसे आपको देखने में थोड़ी परेशानी होती है, जैसा कि आपने शुरू में बताया, तो कई बार हम लोग अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांगजन, हैंडीकैप। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो सबसे सही रहता है, जो कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो या जो इस्तेमाल होना चाहिए? मैम मैं इसमें स्पेशली एबल्ड शब्द के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, और मैं ये मानता भी हूँ कि कोई व्यक्ति डिसेबल नहीं होता है, वो दरअसल स्पेशली एबल्ड होता है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। तो इस आधार पर मैं मानता हूँ कि स्पेशली एबल्ड शब्द ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर हम शब्द हैंडीकैप यूज़ करें तो एक होता है फिजिकल हैंडीकैप, इसके अलावा भी कुछ हैंडीकैप्स होते हैं जो समाज में देखने को मिलते हैं? मेंटल स्तर पर भी, मेंटलिटी के स्तर पर भी ऐसा होता है। बिकॉज ऐसा होता है कि लोग शारीरिक रूप से तो अच्छे हो, बट उनके सोच के स्तर पे वो उतनी अच्छी बातें ना हो या वो उतने सशक्त ना हो, तो मैम इस आधार पे मानसिक अक्षमता की बात कही जा सकती है। समाज द्वारा कुछ ऐसी अक्षमताएं बनाई जा सकती हैं जिसको हम हैंडीकैप मान लें, जो इंसान मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट है लेकिन फिर भी कुछ हैंडीकैप्स हैं? मैम आज के क्षेत्र में जिस तरह से भौतिकवाद का विकास हो रहा है, तो एक आर्थिक अक्षमता भी एक कैटेगरी हो सकता है। लेकिन मैम इस आधार पे हम किसी को जिस तरह से हैंडीकैप्स के प्रति समाज की धारणा है उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू मैम। रवि, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है? यस सर। और आप नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करते हैं सर। राइट। दो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, अशोक और अकबर। इनको कहा जाता है ग्रेट आमतौर पे। सर।
तो आप कुछ बता पाएंगे रीजंस क्यों कहा जाता है इनको ग्रेट? सर जहाँ तक अशोक के ग्रेटनेस की बात है तो उनके ग्रेटनेस सर 3-4 कारणों से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। पहली बात तो ये है सर कि वो अपने समय से बहुत आगे की नीतियाँ बनाकर चलते थे या बहुत आगे का सोचते थे। उदाहरण के लिए सर उनकी एक नीति थी जियो और जीने दो की, कहीं ना कहीं सर आज भी वो प्रासंगिक है और भारत की जो विदेश नीति है जिसमें विशेष करके पंचशील का सिद्धांत है वो इसी पर सर आधारित प्रतीत होता है। दूसरा है सर कि वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य के कार्यों में वृद्धि की या राज्य के दायित्व में वृद्धि की, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये घोषित किया कि राजा अपने प्रजा का ऋणी होता है। सर तीसरा ये कह सकते हैं कि उन्होंने घरेलू स्तर पे और विदेश नीति के स्तर पे एक वैकल्पिक नीति की तलाश की, जहां घरेलू स्तर पे उन्होंने दंड शक्ति के सीमित प्रयोग के माध्यम से शासन की नीति अपनाई, वहीं विदेश नीति के स्तर पे भी उन्होंने सर भेरी घोष की जगह पे धम घोष की घोषणा की। तो सर ये अशोक की महानता के ये कुछ कारण थे। और अकबर की महानता का सबसे बड़ा कारण ये था सर कि उनके द्वारा जिस तरह की धार्मिक नीति अपनाई गई वो बहुत अद्वितीय उस काल की दृष्टि से थी सर। जहाँ पश्चिमी एशिया में शिया और सुन्नी को लेकर के या यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को लेकर के विवाद चल रहा था, उसी समय उन्होंने भारत में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को मिलाकर के एक संयुक्त उमरा वर्ग का निर्माण किया और उसमें हर धर्म को अपने अधिकार के अनुसार या अपने कर्तव्यों के पालन का अधिकार दिया। तो सर ये एक बहुत बड़ी विशेषता उनकी नीति की रही। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताइए, आज के ज़माने में अगर अशोक होते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कुछ जो सिस्टमैटिक चैलेंजेस है इंडिया में, जैसे कि मान लेते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज का समस्या है, तो क्या लगता है वो कैसे इनको टैकल करते, किस तरह का पॉलिसी अडॉप्ट करते? सर उनकी द्वारा जो व्यावहारिक नीति अपनाई जाती थी वो सर बहुत उपयोगी थी, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को एक व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में देखा और उसे कार्यान्वित करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है सर इसी परिप्रेक्ष्य में अशोक के द्वारा वर्तमान भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती। इस क्रम में जिस तरह से उस काल में पन्याध्यक्ष या सीता भूमि के जो अध्यक्ष होते थे उनके द्वारा नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता था, तो उसी रूप में सर आज भी वो इस पर विशेष बल देते और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए कदम उठाते, जिससे सर आर्थिक समस्या हमारी दूर हो सकती थी। और सर जलवायु संकट को लेकर के कहीं ना कहीं वो आज के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, तो जिस तरह से बौद्ध संप्रदाय से संबंधित विचार थे, उनके मध्य मार्ग के विचार थे, उसको अगर सर वो आगे करते तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण संकट को लेकर के भी एक बेहतर समाधान हो सकता था। ओके, गुड। अच्छा, बुद्धिज़्म इंडिया में डिक्लाइन हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म ही हो गया, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में वो डोमिनेंट रिलीजन है, ऐसा क्यों हुआ? सर इसके कई कारण थे। एक तो कारण ये था कि जो भारत का में ब्राह्मण धर्म था उसने कहीं ना कहीं अपने आप को बौद्ध पंथ को अपने द्वारा बौद्ध पंथ को आच्छादित कर लिया। बौद्ध धर्म के जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे या उनकी जो मान्यताएं थी उसे सर अपने साथ जोड़ लिया। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार के रूप में घोषित करना, या बौद्ध पंथ के द्वारा जिस तरह से गाय के संरक्षण की बात की गई थी उसे ब्राह्मण धर्म के द्वारा आगे चल करके अपना एक अभिन्न हिस्सा मान लिया गया। तो सर ब्राह्मणों की द्वारा बौद्ध पंथ के विचारधारा को एक तरह से अपना बना लिया गया। दूसरा कारण ये रहा सर कि बाद के दौरान विशेष करके गुप्त काल या उसके आसपास में जो शासक आए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया, जिससे सर बौद्ध धर्म की उपेक्षा हुई। और तीसरा सर बाद के काल में बहुत सारे बाह्य आक्रांता आए और उनके द्वारा बौद्ध पंथ पे आक्रमण किया गया, विशेष करके उनके मठों पर। इससे सर जो उनका एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो रहा था वो बाधित हुआ। और एक बड़ा कारण ये भी रहा सर कि बौद्ध पंथ में ही आप कई कुरीतियाँ आ गई थी, वो भी भ्रष्टाचार का या उपभोग का एक केंद्र बनता जा रहा था, बौद्ध मठ और बौद्ध चैत्य। तो इस कारण से भी सर लोगों का विश्वास बौद्ध पंथ से उठता गया। और वहाँ पे क्या सिचुएशन था साउथ ईस्ट एशिया में? सर साउथ ईस्ट एशिया में एज सच उस समय तक कोई खास स्थिति बनी नहीं थी। वहाँ पे ब्राह्मण पंथ बहुत डोमिनेंट रिलीजन के रूप में नहीं उभरा था। उसी तरह से सर बाह्य आक्रमणकारियों के द्वारा इस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो इस कारण से सर वहाँ पे बौद्ध पंथ को बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। एट द सेम टाइम सर वहाँ पे थेरवाद का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहा, जिसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक अप्रोच ज़्यादा था। इस कारण से सर वहाँ पे बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत दीर्घजीवी साबित हुआ। ओके, थैंक यू सर। रवि, आप
ने अपनी हॉबीज़ में या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में लिखा है कि जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनको आप गाइड करते हैं, सर। है ना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सिविल सेवाओं के अभ्यर्थी हैं, विज्ञान तकनीक आप पढ़ते ही होंगे सर। तकनीक के स्तर पर पिछले 2-3 वर्षों में क्या कोई ऐसी संभावनाएं पैदा हुई हैं कि भविष्य में हम किसी भी विजुअली चैलेंज व्यक्ति को एक नॉर्मल विजन दे सकें? सर, इस दिशा में न्यूरालिंक के द्वारा एक चिपकट को डेवलप करने की कोशिश की गई है, जिसे लिंक के नाम से जानते हैं सर। तो वो ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो बहुत सक्सेसफुल रहता है तो फिर जो बाय बर्थ ब्लाइंड है वो भी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा समझा के बताइए कि वो तकनीक कैसे काम करेगी? सर एग्जैक्टली उसका क्या प्रोसीजर है वो मुझे पता नहीं है, बट सर उसमें कुछ एआई टेक्निक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। कंप्यूटर विजन भी एक शब्द चलता है आजकल खूब, सर कुछ उसका आइडिया आपको, वो कैसे काम करता है? सर काम करने की प्रविधि मुझे नहीं पता है। न्यूरालिंक ने अभी कितने ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं, आपका जो शौक है वो शेर सुनना है। सर तो हमारे आजकल कई ब्यूरोक्रेट्स भी शेर व शायरी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो शेर सुनाते ही हैं। सर पार्लियामेंट में भी शेर व शायरी का खूब इस्तेमाल होता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध शेर है जो हमारी पार्लियामेंट में 2 बार इस्तेमाल हो चुका है। एक बार मौलाना आज़ाद ने नेहरू जी से उस शेर के माध्यम से व्यंग्य किया था और 2011 में सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह पर व्यंग्य करते हुए उस शेर को सुनाया था। क्या कुछ अंदाज़ा है आपको क्या शेर था वो? सॉरी सर। अगर मैं उसकी एक लाइन बताऊं तो आप बताने का प्रयास करेंगे आगे? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा और रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस दौर में। हाँ सर, ये डिस्कशन मैंने सुना है बट अभी शेर में सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। गालिब आपके प्रिय शायरों में एक होंगे ही होंगे। सर जब गालिब अपने आखिरी दौर में थे तो उनको बहुत ज़्यादा वो फिज़िकली वीक थे और हिलना डुलना बड़ा मुश्किल हो गया था, पर आंखें उनकी उस समय ठीक थीं। उन्होंने एक शेर लिखा जिसका भाव ये कि हाथ में मेरे दम नहीं है पर आंखें ठीक हैं, कम से कम शराब का प्याला मेरी आंख के सामने ही रख दो। कुछ इसका अंदाज़ा? नो सर। कोई बात नहीं। एक ऐसा शेर सुनाइए जो आपकी अभी की मनस्थिति पे हो। सर इंटरव्यूज़ आमतौर पे चैलेंजिंग होता है, तो उस बेस पे सर मुझे ऐसा लगता है कि एक शेर है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो सर मैं ये अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है रवि, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अब सर। आप जा सकते हैं। Thank you, थैंक sir. यू। थैंक यू। मैं कम इन सर? यस 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 यस, आइए। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू रवि, कैसा लगा? सर ओवरऑल ठीक रहा बट और बेटर किया जा सकता था। ये जवाब तो कभी भी दिया जा सकता है, सर कितना भी अच्छा हो, और अच्छा तो हो ही सकता है। सर क्या लगता है आपको कितने नंबर मिल जाने चाहिए? कितने मौके आपने और भी दिए ही होंगे, 3-4 सर। कम से कम, है ना? क्या है जनरल फीडबैक आपके बारे में? सर जनरल फीडबैक अच्छा रहा है, हम्म। मतलब उनके अकॉर्डिंग 190 के आसपास का रेंज है, तो अब बढ़िया। वो तो जनरल रहा है सर। बट मैं खुद सर कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा। आपका इंटरव्यू अगर सही बोर्ड में पड़ा और सही चीज़ें हुई तो आप 200 प्लस वाले लेवल पे हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया इंटरव्यू आपका, शानदार इंटरव्यू है। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस बहुत अच्छी है। टाई को लेके हल्का सा एक सुझाव 1-2 मेंबर्स की ओर से है, पर बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अगर बहुत कंफर्टेबली टाई चेंज कर सके, सर मैरून टाइप की हो कोई, तो अच्छा रहेगा। ओके सर। नहीं तो तनाव की बात नहीं है, इसके साथ भी जा सकते हैं। यस सर। राज और राज वाले में आपने ठीक से डिफेंड कर लिया, क्योंकि आपको अंदाजा पहले से शायद कि ऐसा सवाल आ सकता है ना? सर बिल्कुल अंदाजा नहीं था, नहीं इनफैक्ट था? तो थोड़ा सा इस पे काम कर लीजिए, यस है सर। ना? पर सर डिफेंड ठीक से मैंने किया था। हाँ, डिफेंड ठीक से किया आपने। शुरू में आपने असल में कहा कि मेरा नाम राज है, बाद में आपको लगा फंस जाऊंगा, आपने कहा कि नहीं वो टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो गई थी। वो ठीक है, अब बोलिए कि सर राज है पर टाइपो मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है, और दोनों का अंतर आपको पता ही है। आपकी नॉलेज, आपके फैक्ट्स आमतौर पे बहुत शानदार हैं हर टॉपिक में। एनालिसिस आपका एकदम बेजोड़ है। हमारी टीम के एक मेंबर ने कहा कि बेदाग इंटरव्यू है। थैंक यू सर। ऐसा इंटरव्यू आपका हुआ। एक्सप्रेशन भी आपका बहुत अच्छा है,
एक आध जगह मुझे लगा कि स और श में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होता है, बाकी शब्दों में चल जाएगा। लेकिन आप शुरू में इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि मुझे शेर सुनना पसंद है। सर वो मुंह से निकल गया तो हाँ, मतलब वो क्या है ना कि जो आपकी हॉबी है उस पे आप शब्द ठीक नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ है। यस सर, बाकी तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन शेर को शेर ही कहिएगा, शेर नहीं कहना है, ठीक है। यस सर, हैंडीकैप पे जो सवाल पूछा मैडम ने, दरअसल एक कॉन्टेक्स्ट आप शायद समझ नहीं पाए भाषा की वजह से। एक तो होता है पर्सनल हैंडीकैप, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी हो। सोशल हैंडीकैप्स का मतलब है कि समाज ने किसी व्यक्ति को या वर्ग विशेष को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा। यस तो जो वंचित वर्ग हैं उनके बारे में अक्सर कहते हैं कि सोशल हैंडीकैप्स उन पर ज़्यादा लागू होते हैं। जैसे कोई दलित व्यक्ति है, महिला है, कोई माइनॉरिटी में है, जो बहुत कम संख्या में लोग हैं और बहुत दबाव में रहते हैं मान लीजिए। तो जब कोई सोशल फैक्टर ऐसा काम करे कि व्यक्ति डिसेबल्ड की तरह से हो जाए, इसको बोलते हैं सोशल हैंडीकैप्स। तो ये बस इसलिए बताइए कि कहीं वहाँ भी ऐसी बात हो जाए तो आपको ध्यान रहे, Yes. एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा। टेक्नोलॉजी में देखिए, मुझे बहुत उम्मीद थी कि न्यूरल लिंक के बारे में आप ठीक से बताएंगे, क्योंकि आपने एक तो आप एक खास स्थिति में हैं जो आपने अच्छे से डिफेंड किया, आपने स्पेशली एबल्ड शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत गर्व के साथ किया, अच्छी बात है। पर जब आप हॉबी में लिखते हैं कि मैं विजुअली चैलेंज व्यक्तियों को गाइड करता हूँ, तो इसमें निहित है कि आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए कि ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जो भविष्य में हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ब्रेल वगैरह शायद आप पढ़ के आए होंगे ठीक Yes, तरीके sir. से, है ना। और अभी जो जिस टेक्नोलॉजी से आपने पढ़ाई की है, कैसे रिकॉर्डिंग की, कैसे स्कैन किया टेक्स्ट को, बुक की स्कैनिंग, और स्कैनिंग के बाद ऑडियो कन्वर्जन उसका, वो सब आप तो आपने तैयार किया ही होगा। यस लेकिन भविष्य जो है वो तो न्यूरल लिंक में है। तो न्यूरल लिंक में अभी 3 केस स्टडीज़ हैं, 2 काफ़ी आगे बढ़ चुके, तीसरा भी शुरू हुआ। उसको ध्यान से देखिए, न्यूरल लिंक का पूरा सिस्टम क्या है, किस लेवल पे जाके वो विज़न को ठीक करने वाला है, उसको पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इंटरव्यू का। शेर व शायरी में ठीक है, ज़्यादा बात हो भी नहीं पाई। मैंने जानबूझ के थोड़ा, क्योंकि जैसे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेर खूब इस्तेमाल करते हैं, तो जो शेर उन्होंने बोले हैं एक बार पढ़ के याद कर लीजिए। यस सर, पार्लियामेंट वाला मैंने इसलिए पूछा कि वहाँ जो मेंबर्स बैठेंगे, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो किसी न किसी को याद हो सकता है कि हो। वो बहुत प्रसिद्ध शेर है, 2 बार इस्तेमाल हो चुका है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसका जवाब मनमोहन सिंह ने जब दिया तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया था उस समय। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो ये सुन के बड़ा हल्ला मचा, उस समय अखबारों में खूब चलता रहा। तो ऐसे कुछ जो मौजू प्रसंग हैं ना शेर व शायरी के, गालिब जब मरने वाले थे उनकी आंखें ही ठीक थी, बाकी शरीर लगभग ख़त्म हो गया था। शराब के इतने शौकीन थे कि बोले पी नहीं सकता हूँ, कम से कम देखने ही दो भाई। यस तो अब क्योंकि आंखों का जिक्र आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि आप गालिब शायद बोलते भी। तो वो शेर ये था कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। बहुत प्रसिद्ध शेर है, अब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो उसको Yes. एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर जब आपसे पूछा कि इस स्थिति पर एक शेर सुनाइए, तो वो शेर मत सुनाइए क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्योंकि उससे एक खतरा है कि आपको मान लिया जाए कि आप यहाँ से पढ़ के निकले हैं। कोई दूसरा शेर ना मिले तो हम बात करेंगे, कुछ 8-10 बढ़िया शेर इकट्ठे करते हैं। ऐसा सुनाना कि वो लोग हिल जाएं एकदम कि वाह। सर ये मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है सर। इनफैक्ट इस पे मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ आपके साथ। आप कब है इंटरव्यू आपका? 3 तारीख को ना? यस सर। अभी 7 दिन है, तो कल या परसों में हम लोग थोड़ा बैठ के बात करते हैं इस बारे में। कुछ 7-8 बढ़िया शेर मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उनमें से उनको याद करके मैनेज कीजिएगा वहाँ, यस सर। ठीक है? यस बाकी आप 200 नंबर वाले कैंडिडेट हैं, कुछ चिंता की बात नहीं है, बस संभाल लीजिएगा वहाँ पर। सर एक इशू है कि क्या? जब मुझे बार बार कहा जाता है फेस को थोड़ा स्माइलिंग बनाओ। कुछ नहीं, बेकार की बातें, आप Yes, एकदम परफेक्ट हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने हाथ बहुत टाइट पकड़े हुए हैं, उसको हम थोड़ा कंफर्टेबल रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो चिंता की बात ये भी नहीं है, यस सर। ठीक है? यस सर। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।